अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा जो टॉपिक है वो कल्चर है। जो हमारा सोशियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर था, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी में सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स था। उस पे पहले मैंने इन 3 लेक्चर्स में डिस्कस किया है। फिज़िकल लेक्चर में भी एक दफ़ा डिस्कशन हो चुकी थी, लेकिन क्योंकि बीबीए वालों ने उसे कवर नहीं किया था इसलिए मैंने उसको रिपीट किया था। आज हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हुआ है कल्चर। कल्चर से मुराद आपको कल्चर को हम उर्दू में सकाफ़त का नाम देते हैं। जब हमारी सोसाइटी बनती है, जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि सोसाइटी की सिस्टमैटिक स्टडी हमारी सोशियोलॉजी कहलाती है। जब हम सोसाइटी को साइंटिफिकली स्टडी करते हैं तो वो सब्जेक्ट हमारा सोशियोलॉजी कहलाता है। तो जब सोसाइटी बनती है उसके साथ हमारे रूल्स और रेगुलेशंस भी बनते हैं। हमारे सिटीजन्स को ये बताया जाता है कि उन्होंने रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना है रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स के तौर पे। अगर वो उन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते तो उनको सोसाइटी का रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न का नाम नहीं दिया जाता। कल्चर हमारी वैल्यूज़ होती हैं, हमारे बिलीव्स होते हैं, हमारे मटेरियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ये सब मिलके जो इंसान की ज़िंदगी बनाती हैं इसको हम कल्चर का नाम देते हैं। अब हमारी वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी सोशल वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, हमारी कल्चरल वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, हमारी मोरल वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, हमारी रिलीजियस वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। जैसे रिलीजियस वैल्यू हमारी है कि हमने अल्लाह ताला को एक मानना है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के आखिरी नबी मानना है। हमारी कल्चरल वैल्यूज़ ये हैं कि हमने अपने जो हमारा इस्लाम है इसकी रिस्पेक्ट करनी है, हमने कुरान मजीद की रिस्पेक्ट करनी है, हमने बड़ों का अदब करना है। ये हमारी कल्चरल वैल्यूज़ हैं। इसी तरह हमारे सोशल रिलेशंस में भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने छोटों से प्यार और शफ़क़त से बात करनी है, ठीक है? ये सारी हमारी जो वैल्यूज़ होती हैं, ये हमारे जो बिलीव्स होते हैं, ये हमारा बिहेवियर, हमारा उठना-बैठना, हमारा चलना-फिरना, हमारी ज़ुबान, हमारे लिबास, ये सब कुछ मिलके हमारा कल्चर बनाते हैं। कल्चर हर सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करता है। जैसे अगर हम देखें तो पूरे पाकिस्तान का एक कल्चर है। पाकिस्तान को अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो पाकिस्तान का कल्चर एक होगा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सब कल्चर्स भी होते हैं। सब कल्चर का मतलब होता है जो कल्चर मेन जो कल्चर होता है उसके अंदर सेगमेंट्स होते हैं। कल्चर के छोटे-छोटे ये ज्योग्राफिकल एरिया होता है, इसमें जो कल्चर होता है वो एरिया टू एरिया वेरी करता है। जैसे पंजाबियों का अलग कल्चर है पंजाब में, सिंधियों का अलग कल्चर है सिंध में, बलोचियों का अलग कल्चर है, खैबर पख्तूनख्वा में अलग कल्चर है। तो ये जो कल्चर सब कल्चर होता है ये जियोग्राफिकल एरिया टू एरिया ये डिफरेंट होता है। इसमें कल्चर की 2 टाइप्स आपको बताई गई हैं, नॉन मटीरियल कल्चर है और मटीरियल कल्चर है। नॉन मटीरियल वो कल्चर होता है, इसमें वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो वैल्यूज़ होती हैं, वो नॉर्म्स होती हैं जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनकी कोई फ़िज़िकल अपीयरेंस नहीं होती। ये इंटेंजिबल वर्ड से इनका रिलेशन होता है। ये हमारे आइडियाज़ होते हैं, ये हमारी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये हमारी नॉर्म्स होती हैं। जैसे अगर मैं नॉन मटीरियल कल्चर की एग्जांपल दूं, जैसे हमारे कल्चर में जो वैल्यू है ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये नॉन मटीरियल कल्चर की एग्जांपल है। जैसे अगर मैं कहूँ ट्रुथफुलनेस, ट्रुथफुल इंडिविजुअल, ये हमारी नॉन मटीरियल कल्चर की एग्जांपल है। मटीरियल कल्चर टेंजिबल थिंग्स होती हैं, इनको हम टच कर सकते हैं, इनकी हम फिज़िकल अपीयरेंस देख सकते हैं। इनको हमारे अपने ही सोसाइटी के मेंबर्स ने क्रिएट किया होता है। जैसे बिल्डिंग्स होगी, हमारा हाउसेस हो गए, और हमारा जो फिज़िकल अपीयरेंस में हमारी यूनिवर्सिटीज़ होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कोई भी मेज़, कुर्सी, कलम, किताब वगैरह जिसको हम टच कर सकते हों, जो टेंजिबल हों, जिसकी हम फिज़िकल अपीयरेंस देख सकते हों, वो मटीरियल कल्चर कहलाता है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये एक ही वर्ड इकरा को डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफ़ाइन किया हुआ है। सबसे पहले अरेबिक में है, फिर इंग्लिश में है, कोरियन में है, उसके बाद अमेरिकन में है, ग्रीक में है, पर्शियन में है, चाइनीज़ में है, हिंदी है, स्पेनिश में है। और बता रहा है कि एक ही वर्ड जो इंग्लिश का है रीड, इकरा, पढ़, इसको आपकी 12 लैंग्वेजेस में बताया गया है, और पूरी दुनिया में उसने बताया है कि इसको हम लिख सकते हैं 100 ऑफ लैंग्वेजेस में जो ह्यूमन ने अपने कम्युनिकेशन के लिए खुद क्रिएट की हैं। अब जो लैंग्वेज है
इसको हम बोल सकते हैं, इसकी कोई फिज़िकल अपीयरेंस नहीं है लैंग्वेज की, ठीक है? तो वो यही बात बता रहा है कि इकरा को हम कितनी दुनिया में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं 100 या 100 से ज़्यादा भी लैंग्वेजेस हैं, तो हम उन लैंग्वेजेस में एक ही वर्ड को लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये हमारे कल्चर का पार्ट होता है। इसकी टर्मिनोलॉजी में फर्स्ट कल्चरल शॉक है। कल्चरल शॉक हमारी डिस्कम्फर्टनेस होती है, हमारी डिसओरिएंटेशन होती है। ये इसलिए होती है क्योंकि हम जब किसी दूसरे कल्चर में जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यूरोपियन कल्चर में जा रही हूँ, यूरोप में जाके अगर मैं वहाँ पे बीच का इन्वायरमेंट देखती हूँ, तो मैं देखती हूँ उन्होंने अपने कल्चर के, अपने ट्रेंड के मुताबिक उन्होंने अपनी जो उनका जो लिबास होता है उन्होंने वो वेयर किया होता है। तो मैं वहाँ पे मुझे वो जो मैं कंफर्टेबल, मेरी एक कंफर्टेबल का एक लेवल होगा वो ज़्यादा नहीं होगा, मुझे कल्चरल शॉक फील होगा, मैं डिस्कम्फर्ट फील करूँगी, मैं डिस्कम्फर्ट फ़ील करूँगी, मैं डिसओरिएंटेशन फ़ील करूँगी, क्योंकि मेरे जो कल्चर में पूरा शलवार कमीज़ एक पूरे बॉडी को कवर करने का एक ट्रेंड है, लेकिन वहाँ पे ये ट्रेंड नहीं होगा, तो मुझे वो कल्चरल शॉक फ़ील होगा। कल्चरल शॉक डिसओरिएंटेशन होती है, ये इसलिए होती है क्योंकि हम किसी भी अपनी, जब हम कल्चर टू कल्चर हम ज्योग्राफिकल एरिया में मूव करते हैं, तो हमारे पास इतनी सेंस नहीं होती कि हमारी जो सराउंडिंग्स होती हैं उनमें हम अपनी सेंस क्रिएट कर सकें। अब जब मैं यूरोप में जाऊँगी या अमेरिका में जाऊँगी, मैं वहाँ पे उनके जो ट्रेंड्स होंगे, ड्रेसिंग ट्रेंड्स होंगे, उनको मैं देखूँगी, तो पहले मुझे डिसओरिएंटेशन, डिस्कम्फर्ट फ़ील होगी कि ये लोग अच्छा नहीं कर रहे, ये अपनी बॉडी को शो करवा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये मेरा कल्चरल शॉक कहलाएगा। इसमें हमारे डोमेस्टिक और फॉरेन ट्रैवल का इसने बताया हुआ है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप सिंध में भी या बलूचिस्तान में भी जाते हैं, तो वहाँ पे भी आप बहुत से ऐसे कल्चरल ट्रेंड्स को देखते हैं, आप ऐसे नॉर्म्स को देखते हैं जो जिनकी वजह से आपको कल्चरल शॉक फ़ील होता है। नेक्स्ट आपको एथनोसेंट्रिज़्म का बताया हुआ है। एथनोसेंट्रिज़्म फीलिंग्स होती हैं कि जिसमें हम अपने कल्चर को प्रेफर करते हैं, अपने कल्चर को हम प्रेफरेंस देते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कल्चर्स के। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि इंडिया के कल्चर में तो बहुत सी बेजा रसूमात हैं, वो बुतों की पूजा करते हैं, उनका कल्चर ठीक नहीं है। इसका इस तरह होगा कि मैं अपने कल्चर के साथ इंडिया के कल्चर को कंपैरिज़न कर रही होंगी और मुझे अपना कल्चर मैं अपने कल्चर को प्रेफ़रेंस दूँगी। जब हम किसी दूसरी कंट्री के या दूसरे ज्योग्राफिकल एरिया के कल्चर को हम इन्फीरियर समझते हैं, हम कमतर समझते हैं, तो इसका मतलब है कि हम शो करवा रहे हैं एथनोसेंट्रिज़्म को। ये एक बायस्ड, हमारा जो कह लें कि बायस्ड फीलिंग होती है, ये कल्चरल यॉर्डस्टिक के तौर पे काम करती है। नेक्स्ट कल्चरल रिलेटिविज़्म है। कल्चरल रिलेटिविज़्म एथनोसेंट्रिज़्म के बिल्कुल ऑपोज़िट काम करती है। कल्चरल रिलेटिविज़्म में हम 2 कल्चर का कंपैरिज़न ज़रूर करते हैं, लेकिन हम दूसरे कल्चर को उसी के स्टैंडर्ड के मुताबिक उसको जज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि इंडिया का कल्चर, मैंने एथनोसेंट्रिज़्म में कहा कि इंडिया का कल्चर ठीक नहीं है, वहाँ पे ये बेजा नॉर्म्स हैं। लेकिन जो कल्चरल रिलेटिविज़्म होगा उसमें क्या होगा कि मैं ये कहूँगी कि उनका कल्चर इसलिए ऐसा है क्योंकि उनका कल्चर जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो रहा है। उनके फ़ोरफ़ादर्स ने अपनी नेक्स्ट जनरेशन्स को यही कल्चर दिया है। तो ये जो मेरा होगा, ये मेरा मैं कल्चरल रिलेटिविज़्म को शो कर रही होती हूँ। एथनोसेंट्रिज़्म में हम अपने कल्चर को प्रेफ़रेंस देते हैं और कल्चरल रिलेटिविज़्म में हम किसी दूसरे कल्चर को उन्हीं के स्टैंडर्ड के मुताबिक जज करते हैं। बल्कि हम जज भी नहीं करते, हम ये कहते हैं कि अगर ठीक है वो कल्चर ऐसा है, तो वो इसलिए ऐसा है कि वहाँ पे लोगों ने उसको फ़ॉलो किया है और ट्रांसफ़र किया है अपनी जनरेशन टू जनरेशन से। सिंबल्स का बताया जा रहा है कि सिंबल्स क्या होती हैं। सिंबल्स कोई भी चीज़ होती है जिसके कुछ ख़ास मीनिंग्स होते हैं, जो उन लोगों ने रिकॉग्नाइज़ किए होते हैं जो एक ही जगह पे रहते हैं और कल्चर को शेयर करते हैं। जब सोसाइटीज़ बनती हैं तो नए सिंबल्स भी बनते हैं। जैसे हमारी सोसाइटी में डिफरेंट सिंबल्स होते हैं, हमारे जो इमोजीज़ होते हैं, ओवरऑल दुनिया में उनका एक ही मतलब समझा जाता है। लेकिन अगर आप दूसरे वे में देख लें कि डिफरेंट सिंबल्स ऐसे हैं
जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स के सैम्पल्स हैं, वो सारी दुनिया में एक ही तरह उनको रीड किया जाता है, एक ही तरह उनको समझा जाता है। लेकिन कुछ सैम्पल्स ऐसे भी होते हैं जो कल्चर टू कल्चर वेरी करते हैं। जो रियलिटी है ह्यूमंस की होती है, उसमें वो उस मीनिंग्स को कैरी करते हैं, और उस मीनिंग से उस सैम्पल के कुछ स्पेसिफिक मीनिंग्स होते हैं जो कल्चर में रहने वाले लोगों के लिए डिफरेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर के। ये फिर बताया जा रहा है कि कल्चर बायसनेस होती है, इससे हमारी जो लाइफ होती है वो पॉसिबल होती है, हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। सैम्पल के साथ फिर बताया जा रहा है कि जो लोग मीनिंग क्रिएट करते हैं, जो लोग मीनिंग अटैच करते हैं सैम्पल्स के साथ, वो कल्चर टू कल्चर वेरी करते हैं। ये जो मीनिंग्स होते हैं इनकी ग्रेट इम्पोर्टेंस होती है किसी भी सेम ग्रुप के लोगों के लिए। जैसे फॉरकास्ट है, कॉन्फिडरेट फ्लैग्स है, इसकी एग्जांपल आगे आपको दी हुई है। लैंग्वेज की एग्जांपल दी हुई है कि जैसे लैंग्वेज है, अब हमने इकरा को, एक वर्ड को, रीड को हमने क्या किया है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में देखा है पिछली स्लाइड्स में, ठीक है। उसमें हमारा ये सैम्पल लिया है, हमारा लैंग्वेज भी सैम्पल के तौर पे काम करती है कि अगर हम रीड इकरा कह रहे हैं तो इंग्लिश में उसको हम रीड पढ़ेंगे और लिखेंगे भी। अरबिक में हम उसे इकरा कहेंगे, उर्दू में हम उसे पढ़ कहेंगे। तो वो यही बता रहा है कि ये जो 3 स्लाइड्स में आपको नज़र आ रहा है, इसमें जो चाइनीज़ हैं इनका बताया जा रहा है कि ये जो लैंग्वेजेस हैं ये डिफरेंट है। आपको जो डार्क कलर नज़र आ रहा है चाइना में, ज़्यादातर ये लोग जो हैं ये चाइनीज़ बोलते हैं। बाकी सारी जो मेजॉरिटी आपको येलोइश सा जो कलर नज़र आ रहा है ये दूसरी लैंग्वेजेस बोलते हैं चाइना में। इसी तरह यूरोपियन कंट्रीज़ में भी डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। जैसे हमारी उर्दू के अंदर बहुत से इंग्लिश के वर्ड्स मिक्स हो गए हैं, बहुत से हिंदी के वर्ड्स मिक्स हो गए हैं, बहुत से पर्शियन के वर्ड्स मिक्स हो गए हैं। तो वो कह रहा है कि ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है कि जो प्योर लैंग्वेज है उसको कितने परसेंट बोलते हैं और जो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं उसको कितने परसेंट लोग बोलते हैं। फिर ये ग्लोबल पर्सपेक्टिव में चाइना के लैंग्वेजेस को आपको बताया हुआ है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आपको डार्क ऑरेंज कलर में नज़र आ रहा है, और जो येलोइश सा कलर नज़र आ रहा है ये दूसरी लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग हैं। ऐसे उसने उन्हीं स्लाइड्स को अब वन बाय वन एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो आपको डार्क ब्लू कलर नज़र आ रहा है ये जो अमेरिका में जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो बोली जा रही है, जबकि जो आपको लाइट ब्लू कलर नज़र आ रहा है ये दूसरी लैंग्वेजेस हैं जो बोली जाती हैं। इसी तरह आपको स्पेन में भी नज़र आ रहा है कि स्पेनिश डार्क ग्रीन है और दूसरी लैंग्वेजेस लाइट, जो बिल्कुल लाइट ग्रीन है, वो दूसरी लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग हैं स्पेन में। लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज एक सैम्पल्स की कलेक्शन होती है जो लोगों को अलाउ करती है कि वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें, आपस में इंटरेक्ट कर सकें। कल्चरल ट्रांसमिशन क्या होती है? ये एक वो प्रोसेस होता है जिसमें हम अपना कल्चर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। जैसे हमारी आने वाली जनरेशन है उनको हम अपनी नॉर्म्स, वैल्यूज़, अपने बिलीव्स ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये हमारा कल्चरल ट्रांसमिशन कहलाता है। सबसे पहले कल्चरल ट्रांसमिशन का काम फैमिली करती है। मदर और फादर और जो सिबलिंग्स होते हैं वो एक न्यू बॉर्न बेबी को अपनी नॉर्म्स और कल्चर्स के बारे में बताते हैं कि ये हमारी नॉर्म है, ये हमारे कल्चर्स हैं। उसको बोलना सिखाते हैं, उसको चलना सिखाते हैं, उसको अपनी सोसाइटी में मूव करना सिखाते हैं। ये हमारी कल्चरल ट्रांसमिशन होती है। नेक्स्ट हमारा स्पेयर वॉफ थीसिस है। स्पेयर वॉफ थीसिस में कहा जा रहा है कि जो लोग हैं वो पूरी दुनिया को अंडरस्टैंड कर रहे हैं अपनी जो उनकी कल्चरल लैंग्वेजेस हैं उनके थ्रू। जैसे हमारे अगर उर्दू बोली जा रही है तो हमें दुनिया की ज़्यादा समझ आती है उर्दू में, अगरचे हमारा जो मीडियम है कम्युनिकेट करने का वो इंग्लिश है। जैसे अभी मैं आपको उर्दू में एक्सप्लेन कर रही हूँ, डेफिनेशन आप ओबियसली अपने पेपर में इंग्लिश में लिखोगे, लेकिन जब मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगी, ये कोई भी टीचर आपको एक्सप्लेन करता है तो वो उर्दू में एक्सप्लेन करता है। तो हम दुनिया को कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं? जैसे मैंने सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव्स आपको पढ़ाए हैं, उनको मैंने एक्सप्लेन उर्दू में किया है। मैं आपको कल्चर पढ़ा रही हूँ, उसको मैं एक्सप्लेन उर्दू में कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश के उर्दू में ज़्यादा इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो सकते हैं।
तो हम दुनिया के किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी टॉपिक को अपनी जो कल्चरल लैंग्वेज है उसी के मुताबिक अंडरस्टैंड करते हैं। नेक्स्ट वैल्यूज़ और बिलीफ है। वैल्यू क्या होता है? वैल्यू एक, आप कह लें कि एक स्टैंडर्ड होता है जो सोसाइटी के लोगों ने डिफ़ाइन किया होता है ये जज करने के लिए कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। कल्चरली डिफाइंड स्टैंडर्ड्स होते हैं जो हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम देख सकें क्या अच्छा है, खूबसूरती क्या है, और क्या ये एक इंसान के लिए एक ब्रॉड गाइडलाइन के तौर पे काम करता है सोशल लिविंग्स के लिए। जो वैल्यूज़ होती हैं वो सपोर्ट्स करती हैं बिलीव्स को। जैसे हमारी वैल्यूज़ हैं कि हम कहेंगे कि जो 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, हम उसे नेक इंसान का नाम देते हैं, ठीक है? जो अल्लाह ताला को एक मानता है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता है, हम उसे सच्चा मुसलमान कहेंगे, ठीक है? तो ये हमारी वैल्यू है जो हमें ये बताती है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है और किस चीज़ को सोसाइटी में रिजेक्ट किया जा सकता है। बिलीव्स क्या होते हैं? बिलीव्स आपकी स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स होती हैं जो लोगों ने अपनी लाइफ में कंटिन्यू की होती हैं। ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती हैं। ये जो पर्टिकुलर हमारे मैटर्स हैं उसमें जो इंडिविजुअल के लिए ये जो बिलीव्स होते हैं ये गलत भी हो सकते हैं और दुरुस्त भी हो सकते हैं। बिलीव के लिए हमें किसी भी साइंटिफिक एविडेंस की ज़रूरत नहीं होती। जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर हमारा बिलीव ये है कि अल्लाह एक है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। अगर हम कुरान पढ़ें, कुरान भी हमें यही सिखा रहा है। तो ये मैं कहूँगी कि क्योंकि मेरा ये बिलीव है, मुझे किसी साइंटिफिक एविडेंस की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने अपनी प्रीवियस जनरेशन से यही सीखा है कि मुझे पालने वाला, मुझे पैदा करने वाला मेरा अल्लाह है। मुझे कुरान बता रहा है कि अल्लाह ताला सारी दुनिया का मालिक है, ठीक है? तो मेरे इस बिलीव के लिए मुझे किसी भी साइंटिफिक एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपना ये बिलीव होल्ड कर लिया है। तो दुनिया को कैसे कौन चला रहा है, दुनिया कैसे चल रही है, और ये चाँद और सितारे एक स्पेसिफिक टाइम पे आ रहे हैं। तो ये स्पेसिफिक टाइम पे जो हर किसी को एक डिसिप्लिन के साथ फॉलो करने वाली है वो अल्लाह ताला की ज़ात है। ये हमें साइंस बता रही है। लेकिन मेरा ये बिलीफ है कि अल्लाह एक है और मैंने एक ना एक दिन अल्लाह ताला का सामना करना है। हम आखिरत पे यकीन रखते हैं मुसलमान। अगर मैं यही बिलीफ इंडिया के कल्चर में देखूँ या इंडियन लोगों में देखूँ, वो बुतों की पूजा करते हैं, ठीक है? अब बिलीफ चाहे गलत है लेकिन है उनका भी है, उनकी जनरेशन्स ने उनको यही ट्रांसफ़र किया है। उनको भी उनको भी इसी तरह साइंटिफिक एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह हमें साइंटिफिक एविडेंस की ज़रूरत नहीं है, उन्हें भी साइंटिफिक एविडेंसेस की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो बिलीव्स होते हैं ये कल्चर टू कल्चर वेरी करते हैं, और ये इन बिलीफ को मानने के लिए हमें किसी भी साइंटिफिक एविडेंस की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट, रॉबिन विलियम्स ने आपकी वैल्यूज़ बताई थी कि जो अमेरिकन लाइफ में जिनको सेंटर ऑफ इक्वालिटी का नाम दिया जाता है, या हमारी जो लाइफ में जो मेन हब होता है, वो फर्स्ट पे इसने इक्वल अपॉर्चुनिटी का बताया है, अचीवमेंट एंड सक्सेस का बताया है, मटेरियल कंफर्ट का बताया है, एक्टिविटी एंड वर्क का बताया है, प्रैक्टिकलिटी का बताया है। उसके बाद प्रैक्टिकलिटी के बाद इसने बताया है एक्टिविटी एंड वर्क का बताया है, एफिशिएंसी का बताया, प्रोग्रेस है, साइंस है, डेमोक्रेसी एंड फ्री एंटरप्राइज है, फ्रीडम है, रेसिज्म एंड ग्रुप सुपीरियरिटी है। अगर हम इन्हीं वैल्यूज़ को अपनी सोसाइटी में देखें, हम अपॉर्चुनिटी को भी मानते हैं, हमारे इस्लाम में इक्वल राइट्स को प्रमोट किया जाता है, अचीवमेंट और सक्सेस भी ठीक है, मटेरियल कंफर्ट भी ठीक है, इंसान की सारी ये वैल्यूज़ ठीक हैं। लेकिन जैसे रेसिज़म है, ठीक है? रेसिज़म हमारी सोसाइटी में इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी अमेरिका में है। तो ऐसे ही जो वैल्यूज़ होती हैं वो कल्चर टू कल्चर वेरी करती हैं। कह रहा है कि कुछ वैल्यूज़ ऐसी भी होती हैं जिनकी वजह से कन्फ्लिक्ट आ जाता है। जैसे विलियम्स ने कहा है कि इस लिस्ट में इंक्लूड किया उन वैल्यूज़ के क्लस्टर को जो कन्फ्लिक्ट का मेन सोर्स होता है। समटाइम्स क्या होता है, जो की कल्चर वैल्यूज़ होती हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं एक दूसरे पे।
जो वैल्यूज़ का कन्फ्लिक्ट होता है वो कॉज बनता है स्ट्रेन की, लोगों में टेंशन क्रिएट होती है, सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं उनमें टेंशन होती है, उनमें स्ट्रेन आ जाता है। जो वैल्यूज़ जो होती हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। ये आपको वैल्यूज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जा रही हैं। नेक्स्ट ग्लोबल पर्सपेक्टिव का बताया जा रहा है कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या है कि हर कल्चर की अपनी वैल्यूज़ होती हैं। जो लोअर इनकम नेशंस हैं उनकी अपनी वैल्यूज़ हैं, उनकी वैल्यूज़ के मुताबिक उनका सर्वाइवल ज़्यादा ज़रूरी है। उन्हें अपनी कंफर्ट्स की ज़्यादा टेंशन नहीं होती कि हमारी लाइफ में लग्जरीज़ हों, उन्हें पहले ये ज़्यादा टेंशन होती है कि हमने सर्वाइव कैसे करना है। अगर हायर इनकम कंट्रीज़ की हम देखें तो वो उनके लिए सर्वाइवल इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता। वो वैल्यू इंडिविजुअलिज्म पे और सेल्फ एक्सप्रेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। नेक्स्ट आपको नॉर्म्स का बताया जा रहा है। नॉर्म्स हमारे रूल्स और एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है अपने मेंबर से कि वो उसके मेंबर्स उनको फॉलो करेंगे। इसकी टाइप्स हैं, प्रोस्क्रिप्टिव वैल्यूज़ हैं और प्रिस्क्रिप्टिव वैल्यूज़ हैं। इसमें प्रोस्क्रिप्टिव जो वैल्यूज़ होती हैं वो शुड नॉट होती हैं, प्रोहिबिटेड होती हैं। जैसे हमारी कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं कि जो जो हमें ये हम जिनसे हमें ये पता चलता है कि हमने ये काम नहीं करने। और प्रिस्क्रिप्टिव वैल्यूज़ वो होती हैं जो हमारे लिए ज़रूरी होती हैं, जो हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे इंडिविजुअल्स के लिए, सर्वाइवल के लिए ऐसे ज़रूरी होती हैं। जैसे किसी भी पेशेंट को लिए मेडिसिन की ज़रूरत ज़्यादा होती है। मोरेज़ और फोकवेज़ का नेक्स्ट बताया जा रहा है कि जो मोरेज़ होती हैं वो प्रोनाउंस्ड होती हैं। इसका मतलब मोरेज़ का मतलब है प्रोनाउंस्ड, जो वाइडली ऑब्जर्व की जाती हैं, जिनकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। जो वाइडली ऑब्जर्व की जाती हैं और जिनकी ग्रेट मोरल सिग्निफिकेंस होती है, इनको मोरेज़ कहते हैं। जैसे हमारी सोसाइटी में कुछ मोरेज़ ऐसी हैं कि इस्लाम में निकाह को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है। अगर आपने फैमिली स्टार्ट करनी है तो आपको निकाह करना पड़ेगा। फोकवेज़ वो नॉर्म्स होती हैं जिनकी हमारी रूटीन में या हमारे इंटरेक्शंस में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होती जितनी मोरेज़ की होती हैं। मोरेज़ को हमने हर सिचुएशन में फ़ॉलो करना ही करना है, लेकिन फोकवेज़ को वो नॉर्म्स होती हैं जो वाइडली ऑब्जर्व तो की जाती हैं लेकिन जिनकी ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होती। जैसे हमारी सोसाइटी में क्या होता है, कोई सुबह को 9 बजे उठ रहा है, कोई सुबह को 8 बजे उठ रहा है, कोई 7 बजे उठ रहा है। लेकिन इसकी ये एक स्पेसिफिक सोसाइटी में एक रूल नहीं बनाया गया कि आपने 7 बजे ही उठना है। ये फोकवेज़ की एग्जांपल है। नेक्स्ट आपको कल्चरल वैल्यूज़ का बताया जा रहा है कि हायर कंट्रीज़ में जो इनकी वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा सेकुलर, रैशनल और उनकी सेल्फ एक्सप्रेशंस हैं। जैसे हमने पीछे भी पढ़ा है कि जो हाई इनकम कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे फ्रीडम, इंडिविजुअलिज्म, इन वैल्यूज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। और जो लोअर इनकम कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे उनके ट्रेडिशनल जो नॉर्म्स और वैल्यूज़ होती हैं उनको ज़्यादा फोकस किया जाता है। नेक्स्ट सोशल कंट्रोल है। कुछ ऐसे कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनके तौर पे सोसाइटी अपने मेंबर्स को कंट्रोल करती है ताकि सोसाइटी में कन्फर्मिटी आए, सोसाइटी में लोग नॉर्म्स को फॉलो करें। गिल्ट क्या होता है? गिल्ट एक नेगेटिव जजमेंट होती है जो लोग अपने बारे में बना लेते हैं। जैसे गिल्ट, अगर आपने कोई गलत काम किया है तो आपको हमेशा उसका ये फील होता रहेगा कई दिन तक कि आपने कोई गलत काम किया है। इसको हम गिल्ट का नाम देते हैं। शेमफुल क्या होती है? एक पेनफुल सेंस होती है जिसमें हमें डिसअप्रूव कर दिया जाता है जब हम दूसरों के साथ इंटरेक्शन में होते हैं। ये हमारा आज का लेक्चर था। इसमें जो स्टूडेंट्स डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, अब वो वीडियो में ही आपको नज़र आ रहे होते हैं।